हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वो भी टॉपिक वाइज। जैसे कि आज का टॉपिक हमारा नेटवर्क और इंटरनेट है। ओके, और ये सारे क्वेश्चन यूपी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है आपके यूपी के एग्जाम के लिए। और कंप्यूटर का लेवल बहुत ही अच्छा पूछा जाता है। हालांकि स्टेनो वाले जो अभी परीक्षा हुई थी उसमें थोड़ा इजी था कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर का लेवल मॉडरेट रहता है, इस वजह से कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं। टेलीग्राम ये फॉलो कर लेना अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, स्टेटमेंट दिए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है, ठीक है। तो कुछ पहला स्टेटमेंट क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी भी हटाए गए संदेशों को संग्रहित यानी कि स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखते हैं अभी। फिर दूसरा ऑप्शन है, सोशल मीडिया पर किसी भी उपयोगकर्ता को ब्लॉक करने से वह आपको कमेंट या संदेश में मेंशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं कर सकता। तो ये तो हमारा सही हो गया और इनकरेक्ट ढूंढना है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रैकर्स के माध्यम से अपने ऐप के बाहर ब्राउजिंग और गतिविधि को एकत्र करते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। अभी इन ऑप्शंस के बारे में हम लोग समझेंगे कि ऑप्शंस कह क्या रहे हैं, तो ये भी सही है अभी। और फिर क्या है, डी ऑप्शन है, वेरीफाइड वेज ये सुनिश्चित करता है कि अकाउंट प्रमाणिक है और किसी सार्वजनिक व्यक्ति या ब्रांड से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि एक ए नंबर हमारा गलत है। क्यों गलत है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेवर स्टोर्ड डिलीटेड मैसेज। तो ऐसा नहीं है, उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके जो सर्वर है उस पर मैसेज जो है डेटा, हम लोगों का डिलीटेड डेटा भी अवेलेबल रहता है। तो ये बात कहना गलत होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी भी हटाए गए संदेशों को संग्रहित नहीं करता। संग्रहित नहीं करता नहीं, वो संग्रहित करता है, यानी कि स्टोर करता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बाकी ऑप्शन दो क्या है, दो में ये कह रहा है कि अगर किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी जो यूज़र है, यूज़र को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो वह कमेंट और संदेश में मेंशन नहीं कर सकता। कमेंट प्रिवेंट देम फ्रॉम मेंशनिंग यू इन कमेंट एंड मैसेज। तो वह कमेंट और मेंशनिंग को नहीं कर सकता, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है, ये बात सही है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया ट्रैकर्स के माध्यम से, तो ऑब्वियस ही चीज़ है, जो सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म है, आपने देखा होगा कि ये ट्रैकर्स के माध्यम से क्या करते हैं, हम लोगों का डेटा लेते हैं, ठीक है। ट्रैकर्स के माध्यम से अपने ऐप के बाहर ब्राउजिंग गतिविधि को एकत्र कर सकते हैं, क्योंकि एकत्र करते हैं तभी तो क्या होता है कि अब जब हम लोग अगर मान लो कोई भी अगर YouTube पे कोई चीज़ हम लोग देख रहे हैं तो उसके ऐड आपके और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, ओके। जैसे कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपके वही ऐड आने लगते हैं, जिससे कि क्या है, ये क्या करते हैं, डेटा को ब्राउजिंग गतिविधि को एकत्र करते हैं कि आप क्या चीज़ें देख रहे हैं, बार बार आप क्रोम पे क्या चीज़ देख रहे हैं, उस हिसाब से इंटरनेट पे क्या चीज़ सर्च करें, उस हिसाब से अपने ऐड को फीड करवाते हैं आपके पास में, ओके। आपने ये तो ज़रूर देखा होगा, जैसे कि आप अगर अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट पे कोई भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो आपके इंस्टाग्राम पे ऐड उसका ज़रूर आएगा, उस चीज़ का ऐड आने लगेगा ऑटोमेटिक। जैसे कि आपने वॉच देखी तो वॉच के ऐड आने लगे, जो कुछ भी। तो ये ऑप्शन हमारा इस वजह से सही है। फिर उसके बाद वेरीफाइड वेज, अब हम लोग जानते हैं जो वेरिफिकेशन है, जैसे कि ट्विटर में भी है, पेड है, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में, यानी कि ब्लू टिक कहते हैं वेरीफाइड वाला। तो क्या होता है, अगर ये वेरीफाइड है तो इसका मतलब क्या है, उसका जो अकाउंट है अगर वेरीफाइड है तो इसका मतलब क्या होता है, वह एक प्रमाणिक अकाउंट है और उसका सार्वजनिक व्यक्ति या ब्रांड से संबंधित है, या तो एक पब्लिक फिगर है, जैसे कि हम लोग जानते हैं बड़े बड़े क्रिएटर हैं जो, उनके अकाउंट क्या होते हैं, वेरीफाइड होते हैं। तो इससे का मतलब क्या है, वो या तो एक पब्लिक फिगर है या कोई कंपनी है, कंपनी के भी अकाउंट वेरीफाइड होते हैं, ठीक। आजकल तो पेड भी वेरिफिकेशन होता है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ए इज दी रॉन्ग आंसर, और यही हमें बताना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे थे फेसबुक की। तो फेसबुक जो है, फेसबुक कब आया था, तो 2004 में आया था, ठीक है। अब ये सीक्वेंस याद रखना है। फिर उसके बाद यूट्यूब जो है, अगर यूट्यूब की बात करें तो वो
2005 में आया था। और ट्विटर जो है वो कब आया था? 2006 में। ओके। और इंस्टाग्राम जो है इंस्टा, ये 2010 में। ओके। अब ये 4 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछे जाते हैं, ठीक है, और इनके फाउंडर के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं फेसबुक का तो फाउंडर कौन था? मार्क जुकरबर्ग और उसके साथ उसके फ्रेंड। ओके। तो मार्क, तो ये नाम आपको याद रखना है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2004 और जो फाउंडर इसका कौन है? मार्क जकरबर्ग, ठीक है, जकरबर्ग। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक। अब यूट्यूब 2005 में फाउंड किया गया और इसके जो फाउंडर है, तो इसके फाउंडर कौन कौन से हैं? एक तो है स्टीव चैन, ठीक है, और दूसरे हैं चैड हार्ले, और तीसरे हैं जावेद करीम। ओके। तो ये 3 हैं इनके फाउंडर यूट्यूब के, स्टीव चैन और चैड हार्ली और जावेद करीम। ओके। अब उसके बाद ट्विटर जिसका अभी प्रेजेंट में नाम क्या हो गया? एक्स, ठीक है। और इसको किसने लिया है? इसको लिया है जो है हमारे एलॉन मस्क ने, ठीक है, एलॉन मस्क अभी। लेकिन जो ट्विटर है, ट्विटर को फाउंड किसने किया था? फाउंडिंग मेंबर तो 2006 में फाउंड किया गया था। और जैक डॉर्सी जो है, जैक डॉर्सी, ब्रिज स्टोन और विलियम ग्लास, इन लोगों ने इसे फाउंड किया था, ठीक है। तो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम तो हम लोग जानते हैं माइक क्रिगर और केविन सिस्ट्रोम। ओके। ये चीज आपको याद रखनी है, 2010 में इनको फाइंड आउट किया था। और एक और अभी हम लोग जो, ये वो ही बता रहा हूँ जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, जैसे कि, और क्वेश्चन भी इन पे बहुत आते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप 2009 में, ठीक, इंस्टाग्राम से पहले। तो व्हाट्सअप 2009 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और किसने फाउंडिंग मेंबर इसका कौन है, मतलब कि व्हाट्सअप को किसने खोजा था? तो व्हाट्सअप को हम लोग जानते हैं, व्हाट्सअप को खोजा था एक केविन सिस्ट्रोम, जैक डॉर्सी इंस्टाग्राम, और व्हाट्सअप था हमारा जैन कुम और ब्रायन एक्टन और जैन कुम, ठीक है, ब्रायन एक्टन और जैन कुम। ओके। तो ये इतने आपको जरूर याद रखने हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और व्हाट्सएप, ठीक है। और फेसबुक जो ग्रुप है उसका नाम क्या हो गया है? मेटा। ओके। ये भी आपको याद रखना है। और मेटा के अंतर्गत कौन कौन सी एप्लीकेशन है? तो हम लोग जानते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, तीनों किसके हैं? मेटा के हैं। ओके। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि असर्शन और रीजन का है, ठीक, असर्शन और रीजन। हाँ, और जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये तो कर लिया, इसके अलावा क्या है कि अगर सोशल मीडिया का वर्किंग देख लेते हैं। अब जैसे कि इसको मैं रब कर दूं, हाँ, अगर सोशल मीडिया जो है इसकी वर्किंग देखते हैं, सोशल मीडिया कैसे वर्क करता है। तो सोशल मीडिया, ठीक है, अब ये डाटा को कैसे यूज करते हैं, जैसे कि अगर कोई यूज़र डिलीट किया, किसी यूज़र ने अपना डाटा डिलीट किया, तो वह डिलीटेड डेटा कहाँ होगा? इनके सर्वर में, ठीक है। और जो डिलीटेड लॉग्स हैं, जो डिलीटेड डेटा सर्वर में किस पर्पस के लिए होगा? लॉग्स के लिए या लीगल पर्पस के लिए? लीगल पर्पस के लिए ये डेटा रखते हैं, बैकअप के रूप में रिटेन रखते हैं। ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखना। और हम लोग अगर कोई भी डेटा को डिलीट करते हैं, जैसे कि यूज़र है, यूज़र ने डिलीट किया कोई डेटा, तो डिलीट कर देगा डेटा, तो उसके एंड से तो ख़त्म हो गया, तो उसने सोचा नहीं है डेटा, लेकिन वो
एक्सेस किसका सर्वर कर रहा है? उस सोशल मीडिया का सर्वर। और सर्वर में ऐसा काम चलता है कि सर्वर में एक बैकअप के रूप में डेटा स्टोर होता है उनके लॉग्स के रूप में। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असर्शन और रीजन का। HTML एंड HTTP आर फंडामेंटल टू फंक्शनिंग ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि वर्ल्ड वाइड जो वेब है उसकी फंक्शनिंग के लिए फंडामेंटल हैं कौन? HTML और HTTP। ओके, तो ये असर्शन तो हमें सही लग रहा है। फिर देखते हैं रीजन इसका क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के लिए ये फंडामेंटल ही हैं, क्योंकि HTML जो है, HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और इसका काम क्या है? ये वेब जो वेब पेज हम लोग देखते हैं ब्राउजर के अंदर, जब हम कोई URL डालते हैं तो क्या सर्टेन वेब पेज खुल के आता है ना, तो वेब पेज की स्ट्रक्चर के लिए और डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, और ये क्या है? एक प्रकार की क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि जिससे वेब पेज डिजाइन करे जाते हैं, स्ट्रक्चर करे जाते हैं। ओके, अब ये क्या है? ये क्या है? एक टाइप का प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट और उसका ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, तो ये फंडामेंटल है, तो ये असर्शन तो सही है। फिर दूसरा है कि HTML जो है वेब दस्तावेज की संरचना को, ये देखो ऑप्शंस में भी दे रहा है, HTML वेब दस्तावेज की संरचना को प्रभावित करता है, ये बात सही है। फिर HTTP जो है वो सर्वर क्लाइंट के बीच में वेब कंटेंट के जो है स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर का उपयोग करने के लिए किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो मतलब कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और इसका डेफिनेशन भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कि रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये अब इसमें ऑप्शन हो गया डी इज द राइट आंसर। तो हम लोग ये नाम ही से समझ सकते हैं जी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज का काम क्या होता है? लैंग्वेज का काम होता है कोई चीज डिजाइन करना। तो वेब पेज डिजाइनिंग का काम किसका हो गया? मार्कअप लैंग्वेज का। और HTTPS क्या है? ये क्या है? ट्रांसफर के लिए एक प्रोटोकॉल। कोई भी चीज ट्रांसफर करेंगे उसके लिए एक सेट ऑफ रूल है, तो वो HTTPS है। और HTTPS के बारे में हम लोग थोड़ा देख ले तो HTTP जो है वो एक अनसिक्योर्ड ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। मतलब कि ऐसे सेट ऑफ रूल हैं जो कि सिक्योर नहीं है। सिक्योर वाले कौन सा है? जैसे कि HTTP और S। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी ये आगे हम लोग देखेंगे, आगे एक क्वेश्चन है इसका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए कौन सा जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस मतलब सिक्योर्ड वाला है, इन दोनों में क्या अंतर है और डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं जिनको हम लोग को मतलब समझना चाहिए इंटरनेट यूज़र के तौर पर। ठीक, अगर हम लोग बात करें HTTPS की तो ये सिक्योर्ड है और HTTP जो है वो इतना सिक्योर नहीं है। अब इसमें वर्ल्ड वाइड वेब के लिए क्या है? ये एक क्या है? फंडामेंटल है। तो ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। अगर हम लोग उसके साथ में एक चीज देख लें कि वर्किंग ऑफ इंटरनेट काम कैसे करता है, तो इंटरनेट की वर्किंग के लिए सबसे पहली चीज क्या है? इंटरनेट हम लोग कैसे चलाते हैं? आप लोग अगर ये चीज़ सोचें, जैसे आप लोग जानते हैं चलाना, लेकिन अगर फॉर हम लोगों को पढ़ने के लिए और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं उसके लिए करना है तो कैसे? जैसे कि हम लोग बैठते हैं क्या? कंप्यूटर पे बैठे या लैपटॉप बैठे या मोबाइल बैठे, मोबाइल पे मतलब मोबाइल चलाया, बैठने का मतलब ये है कि कंप्यूटर के सामने बैठे और मोबाइल चलाया या टैबलेट लिया या एनीथिंग, कहीं पे भी जब तुमने एक्सेस किया इंटरनेट, तो वो कैसे एक्चुअल में वर्किंग कैसे होती है उसकी बिहाइंड द सीन। आप लोग तो केवल वेब ब्राउज़र खोला, ब्राउज़र के बाद आपने वेबसाइट डाली और उसके बाद आपको जो देखना था वो देख लिया, जो डाउनलोड करना था वो डाउनलोड कर लिया
और आपका काम हो गया। लेकिन वो प्रोसेस होने में जो आपने किया, इनपुट किया और उसके बाद आपको जो आउटपुट मिला, उसके बीच में क्या चीजें चलती हैं वो चीज हम लोग देख लें कि इंटरनेट एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो आप क्या यूजर हैं आप, ठीक। आप कंप्यूटर पर चलाने गए इंटरनेट, ठीक। तो ये एक कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्राउजर देखेंगे, ठीक। ब्राउजर, अब ब्राउजर जो है, ब्राउजर में आप देखेंगे कि कौन सा ब्राउजर है, तो क्रोम, ठीक। ये क्या है, ब्राउजर है जो कि इंटरनेट चलाने के लिए एप्लीकेशन है। फिर आप या तो क्रोम देखते हैं या एज देखते हैं, एज जो कि किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक। और क्रोम, क्रोम किसका है, गूगल का है। ये कंपनियां हैं, ठीक। जैसे कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या अपने ब्राउज़र बनाती हैं। फिर उसके अलावा आजकल तो बहुत नए जो एआई के फंक्शन है उसमें भी बहुत सारे ब्राउज़र आ गए हैं। जैसे कि एक है कॉमेट, कॉमेट, ठीक। कॉमेट किसका है, परप्लेक्सिटी का है, प्लेक्सिटी का है, ओके। उसके अलावा हम लोग देखते हैं आज जियो है, जो जियो जिसका सिम मैक्सिमम लोग यूज ही करते होंगे, ये एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो जियो का भी आ गया है ब्राउजर, जियो स्फीयर नाम से, ठीक है। ऐसी विभिन्न प्रकार के ब्राउजर में आप ब्राउजिंग करने के लिए जाएंगे। फिर ब्राउजिंग में क्या करेंगे, अब ब्राउजर में जाके हम लोगों को एक बोल दिखता है सर्च बार, सर्च बार पावर्ड बाई, अब सर्चिंग बार मतलब कि सर्च इंजन, इसको कहते हैं सर्च इंजन, जिसमें हम लोग कोई भी चीज डालते हैं, सर्च इंजन, ओके। अब इस सर्च इंजन में हम लोगों ने डाला, अब सर्च इंजन प्रोवाइडर भी बहुत हैं जो कि सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। फिर माइक्रोसॉफ्ट में आस्क है, आस्क है, बिंग है। तो ये सारे क्या हैं, ये सर्च इंजन है, ओके। तो इसमें हम लोग क्या डालेंगे, यूआरएल, ठीक। इसमें डालेंगे यूआरएल, यूआरएल का मतलब क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, यूआरएल होती है, उसका पार्ट है, हम लोग कभी पढ़ेंगे कि यूआरएल कैसे बनता है, उसमें क्या आगे वर्ल्ड वाइड वेब, फिर उसके बाद डोमेन नेम, फिर उसके बाद जो नीचे डोमेन नेम पूरा लिखेंगे, .com .in, ये सारे होते हैं बहुत टाइप के, वो हम लोग कभी देखेंगे। तो यूआरएल हमने डाला, ये तो पहला स्टेप हो गया। तो ये क्या आपने इस यूआरएल के माध्यम से, जैसे कि मान लो डाल दिया सरकारी रिजल्ट .com, ओके। तो आपकी रिक्वेस्ट थी सरकारी रिजल्ट .com हमें खोलनी है वेबसाइट और उस पर फॉर्म फिल करना है, तो आपकी ये रिक्वेस्ट गई सर्च इंजन के माध्यम से। अब ये क्या होगा, इसमें सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप इसका होगा, यूआरएल जैसे ही आपने एंटर करी, उसके बाद जो डीएनएस है, डीएनएस का मतलब क्या है, अब इसका डोमेन है, इसका डोमेन होगा कोई सरकारी रिजल्ट .com है, .com डोमेन है ना। तो डीएनएस का काम क्या है, डोमेन नेम सिस्टम का काम क्या है, जो डोमेन है, जो आपने यूआरएल डाली है उसको किस में बदलना, जो वेबसाइट डाली है आपने उसको आईपी एड्रेस में बदलना, आईपी एड्रेस में बदलना, ओके। अब आईपी एड्रेस में बदल दिया, आईपी एड्रेस में बदलने के बाद क्या होगा, अब कंप्यूटर में जो वेब सर्वर पर डेटा जाएगा वो आपकी वेबसाइट नहीं लिख के जाएगी, वो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे जाएगा, ठीक है। इस चीज को हमने एंटर किया है, तो यूआरएल को आईपी में बदल दिया। ये किसका काम हो गया, डीएनएस का, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम का काम केवल ये है कि कोई भी अगर वेबसाइट है, कोई भी यूआरएल है, उसको आईपी में बदलना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। तो डीएनएस का काम जरूर याद रखना कि किसको, यूआरएल को आईपी में बदलने का काम किसका है, डीएनएस का है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेटा है, जो भी डेटा है जो आपने रिक्वेस्ट की है उस डेटा की, तो आपका जो डेटा है वो छोटे छोटे किस में टूट जाता है, पैकेट्स में, ठीक है। अब पैकेट्स में जैसे कि सोर्स आईपी, ठीक। उसके अलावा डेस्टिनेशन, मतलब कि क्या सोर्स है आईपी वाला, कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन क्या है उसकी आईपी। तो इस तरीके के ये नंबर्स में टूट जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा पैकेट्स के रूप में टूट जाता है। फिर उसके
अलावा फिर आता है काम किसका, राउटर का। जो राउटर है, राउटर क्या करता है, फिर इसके बाद काम आएगा राउटर का। अब राउटर करता क्या है, राउटर का काम है कि डेटा को एक अच्छे रास्ते से भेजना जिससे कि जल्दी से रिजल्ट आ जाए उस चीज का। डेटा कहाँ जाना है वहां एक सबसे शॉर्टेस्ट रूट को डिफाइन करना किसका काम है, ये राउटर का काम है। ठीक है, तो राउटर क्या करता है, डेटा पैकेट को एक जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वहां पर एक सबसे बेस्ट पाथ चूज करने में मदद करता है। ठीक, फिर अब ये जो डेस्टिनेशन पाथ होगा क्या, डेस्टिनेशन पाथ है सर्वर, कि उस वेबसाइट का सर्वर क्या है। ठीक, तो सर्वर में वो डेटा पहुंचाएगा कौन, राउटर, सबसे शॉर्टेस्ट रूप में। अब सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। सर्वर देखेगा कि यूजर ने क्या रिक्वेस्ट करी है, तो उसके ही माध्यम से वो क्या करेगा, हमको वेब पेज शो करवाएगा। मतलब जो आप लोग देखते हैं ना उसे कहते हैं वेब पेज। तो खुल के आएगी जो वेबसाइट, तो वो प्रोवाइड कराएगा सर्वर। जैसे ही आपने रिक्वेस्ट डाली sarkariresult.com सरकारी आ गया, आपने डाला यूट्यूब तो यूट्यूब आ गया। तो वो काम किसका है, सर्वर। जो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है उनके सर्वर का काम है वो। जो आप सर्च करते हैं, आपने सर्च किया कि जैसे कि हिस्ट्री मैराथन, तो हिस्ट्री मैराथन निकल के आई, तो इसका मतलब क्या है कि उस डोमेन पे गया वो और उसके सर्वर पर गया और पर्टिकुलर जो आपने रिक्वेस्ट की है जिस चीज की, उसको उसने आपके सामने पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कि HTML के रूप में वेब पेज को, फिर अगर वीडियो आपने किया तो वीडियो, ऑडियो, जो कुछ भी है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके जो ब्राउजर है, आपके ब्राउजर में वो चीजें चलने लगती हैं। अब इन सब चीजों में क्या होता है, इस तरीके से इंटरनेट आप मतलब चला लेते हैं। अब इसमें जो ये तो हो गया एक प्रोसेस चलाने का। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो ये क्या है, एक तरीके का रूल है किससे, अपने सर्वर से बात करने का। यूआरएल मतलब कंप्यूटर में जो आपने रिक्वेस्ट करी है वो सर्वर तक पहुंचाने का। ओके, तो इस तरीके से हमारा इंटरनेट चलता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा एक सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो सबसे सिक्योर नेटवर्क, अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल का मतलब है क्या, प्रोटोकॉल का मतलब है एक मतलब कि सेट ऑफ रूल्स हैं काम करने की। ओके, तो जो नीचे दिए गए हैं प्रोटोकॉल, उनमें से सबसे सिक्योर वाला पूछा जा रहा है। तो HTTP हमने अभी बताया ये सिक्योर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। टेलनेट तो टेक्स्ट बहुत ही कम सिक्योर्ड है। फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी नहीं है, यानी कि सिक्योर्ड सेल प्रोटोकॉल SSH ये सबसे ज़्यादा जो है क्या है, सिक्योर्ड प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे सिक्योर प्रोटोकॉल SSH है, यानी कि A इज दी राइट आंसर। अब जो SSH है इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लें, सिक्योर्ड सेल, एक सेकंड, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। ओके, और HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हम लोगों को पता ही है। टेलनेट क्या, टेलनेट तो सबसे अनसिक्योर है, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल केवल क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम क्या है, फाइल को ट्रांसफर करने में यूज किया जाने वाला प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसमें क्या होता क्या है, इसमें सिक्योरिटी इसमें भी इससे कम होती है, सिक्योरिटी कम। ओके, तो इन ऑप्शंस के हिसाब से SSH जो है वो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड प्रोटोकॉल है। क्यों, क्योंकि ये डेटा को एनक्रिप्टेड कर देता, एनक्रिप्ट करके ट्रांसफर करता है, इस वजह से ये सबसे सिक्योर प्रोटोकॉल है। ओके, अब इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल होते हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए
और जिससे कि आपको क्या होगा इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि सारे प्रोटोकॉल के बारे में भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो एक तो हमने HTTP देख लिया, टेलनेट, FTP, SSH और HTTPS। ओके, अब इसके अलावा मेल जो है, हम लोग जो मेल यूज करते हैं, ईमेल, तो ईमेल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अब इसमें यूज होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, तो एक है SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये भी आपको प्रोटोकॉल याद रखना है। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद इसमें एक यूज होता है POP। अब पहले तो इसका मतलब भी समझ लो, सिंपल मेल ट्रांसफर, तो मेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होने वाला प्रोटोकॉल है, यानी कि ये सेंडिंग के लिए, अगर हम लोग कहीं सेंडिंग के लिए, ठीक है, सेंडिंग, तो सेंड करते हैं जब मैसेज हम लोग मेल करते हैं, तो उसमें कौन सा यूज होता है प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, ये चीज याद रखनी है। फिर उसके अलावा है POP। POP का मतलब क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि जब हमने कोई मेल, पहले तो मेल गया और फिर उसके बाद क्या होगा, रिसीव होगा, रिसीव, और रिसीव के बाद क्या होगा, POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है, जब मेल पहुंचा तो उसे डाउनलोड करने के लिए यूज होता है POP, डाउनलोड। POP का मतलब क्या है, पोस्ट ऑफिस, ऑफिस प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ठीक, तो इसका काम क्या है, मेल को डाउनलोड करना। अब इसके बाद रिसीव का काम कौन करता है, मेल को रिसीव करना। तो मेल को रिसीव करने के लिए एक मेल एड्रेस होता है रिसीव के लिए, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी कि मैसेज को एक्सेस करने के लिए प्रोटोकॉल है। इंटरनेट के जो मैसेज हैं उसको पढ़ने के लिए जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं IMAP। ठीक, तो IMAP का काम क्या है, मेल को रीड करने के लिए, रीड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये सारे किसके, मेल के प्रोटोकॉल हैं। उसके अलावा हम लोग जानते हैं कोई भी इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र होता है, कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है एरर फ्री, तो हम लोग यूज करते हैं TCP और IP, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका यूज किया जाता है रिलायबल और फिर एरर फ्री डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, और हम लोग जानते हैं IP का तो हमने देख ही लिया, IP का यूज क्या था, इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब यूज क्या था, एड्रेस, एड्रेस और रूटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा भी और भी होते हैं, चलो और भी देख लेंगे। जैसे हम लोगों ने HTTP देख ही लिया, ये वेबसाइट के लिए HTTP यूज होता है, सिक्योर वेबसाइट के लिए HTTPS होता है, ये हमने देखा ही है ना। फिर FTP देख लिया, फाइल ट्रांसफ़र अपलोड करने के लिए होता है फाइल, और SMTP देख लिया, सिंपल मेल ट्रांसफ़र, सेंड, मेल को सेंड करने के लिए। फिर हम लोगों ने POP देख लिया, ये डाउनलोड करने के लिए, पोस्ट ऑफिस कंट्रोल। ठीक, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मतलब डाउनलोड करने के लिए, रिसीव करने के लिए। फिर उसके बाद क्या है, IMAP हमने देख लिया, जो मेल को रीड करने के लिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस करने के लिए प्रोटोकॉल। ओके, TCP देख लिया। तो यही सारे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं जो कि पूछे जाते हैं और इनके काम क्या हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। उसके अलावा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मैच करना है, क्या मैच करना है एक सूची को दूसरी सूची से। तो पहला है HTTP और इधर दिए हैं पोर्ट नंबर, यानी कि एक साइड है प्रोटोकॉल और एक साइड है प्रोटोकॉल के जो है नंबर, पोर्ट के नंबर। ठीक, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं HTTP। तो HTTP का पोर्ट नंबर क्या है, HTTP का है 80।
फिर HTTPS का है 443 है। फिर FTP का अगर देखेंगे तो वो है 21। फिर अगर SMTP का देखेंगे तो वो है 25। ओके, तो ये सारे हैं। अब इसमें क्या है, मैच करना है। तो HTTP 80 मतलब 3, ए का तीसरा हो गया, और HTTPS 443 यानी कि 1 हो गया। फिर FTP 21 तो ये सेकंड हो गया, फिर 4 हो गया। तो मतलब कि 3124 यानी कि डी जो है हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। डी हमारा सही उत्तर है। ठीक, उसके अलावा हम लोगों ने देखो HTTP देख लिया, उसका पोर्ट नंबर, तो ये पोर्ट नंबर पूछे जाते हैं। HTTP का 80 है, HTTPS सिक्योर्ड का 443 है, FTP का 21 है और SMTP का 25 है। फिर उसके बाद कौन से बचे, जैसे कि मेल में एक है POP, ठीक, POP3, इसका है पोस्ट ऑफिस कंट्रोल प्रोटोकॉल का है 110। ओके, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका है 143। तो ये सारे भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कोर प्रिंसिपल ऑफ जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी। अब निम्न में से ऐसा कौन सा सुरक्षा मॉडल है, ये क्या है, सिक्योरिटी मॉडल है जो कि जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल है, जो मूल सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये चीज है, इसमें ये चीज पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले चीज इसमें देखते हैं कौन से हैं। तो सबसे पहले जीरो सिक्योरिटी मॉडल है क्या, ये तो पता कर लें। तो जीरो सिक्योरिटी मॉडल क्या है, एक प्रकार का सिक्योरिटी मॉडल है। और इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ये यूजर, कोई भी यूजर हो, कोई भी डिवाइस हो, कोई भी नेटवर्क हो, उसमें ये यूज होता है। और किसके लिए, ये उस सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, क्योंकि ये हर बार ऑथेंटिकेशन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट पर जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइटें हैं, जैसे हम लोग आधार लॉगिन करते हैं, जैसे कि हम लोग मेल एक्सेस करते हैं, तो क्या है, वो हर बार जब भी आप करेंगे तो पहले यूजर नेम पासवर्ड फिर OTP, यूजर नेम पासवर्ड फिर OTP। इसका मतलब क्या है, वो यूज करते हैं कौन सा मॉडल सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, जीरो ट्रस्ट मॉडल। ओके, तो जीरो ट्रस्ट मॉडल का यही मतलब है कि कभी भी क्या करता है, नो ट्रस्ट, हर बार उसे OTP वेरिफिकेशन के लिए चाहिए और ऑथेंटिकेशन हर बार करेगा। हर जब भी आप खोलेंगे अपने लॉगिन अकाउंट तो हर बार वह OTP लेगा। तो ये सबसे सिक्योर्ड क्या है, एक मॉडल है, ठीक है, सिक्योरिटी मॉडल है। तो इसका अब ऑप्शन देखते हैं, ग्रांटिंग लॉन्ग टर्म एक्सेस वंस ए यूजर ऑथेंटिकेट, यानी कि उपयोगकर्ता के प्रमाणिक होने के बाद उसे दीर्घकालिक एक्सेस प्रदान करता नहीं करता है, दीर्घकालिक कहाँ प्रदान करता है। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली वेरीफाइंग द एक्सेस रिक्वेस्ट रिगार्डिंग द यूजर लोकेशन, टेस्टिंग द इंटरनल नेटवर्क ट्रैफिक वाइल सिक्योरिटाइजिंग द ओनली तो ये गलती हो गया। फिर उसके बाद रिलाइंग ऑन द सिंगल फायरवेल टू प्रोटेक्ट ऑल नेटवर्क सेगमेंट। तो इसमें कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा, कि इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, यानी कि कंटिन्यूसली वेरीफाइंग एक्सेस रिक्वेस्ट रिगार्डिंग ऑफ यूजर लोकेशन। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ओके, और ये भी गलत हो गया। अब इसके बाद है जीरो सिक्योरिटी मॉडल हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटफॉर्म कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करना है। तो लिंक्डइन ये प्लेटफॉर्म है और इस साइड है उनका काम। तो लिंक्डइन, ट्विटर, ई संजीवनी, माई गवर्नमेंट, तो ये सारे क्या हैं, एक प्लेटफॉर्म है और उनके क्या काम है, ये चीज पूछा जा रहा है। एक सेकेंड। तो लिंक्डइन क्या है, हम लोग जानते हैं प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड करियर डेवलपमेंट वेबसाइट है, यानी कि ए का तो 1 ही हो गया, ए का 1 हो गया। फिर ट्विटर क्या है, पब्लिक अपडेट एंड डिस्कशन, ये बी का दूसरा ही हो गया। फिर उसके बाद ई संजीवनी टेलीमेडिसिन, मतलब कि 1 2 3 4 ही आंसर हो गया, 1 2 3 4, बी इसका भी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए वीपीएन। अब वीपीएन क्या है? एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। अब रीज़न इसका क्या है? पूरी तरह से गुमनाम तो नहीं है, क्योंकि वीपीएन जो है, वीपीएन क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब इसमें क्या है, ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो वीपीएन प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है, क्योंकि उनके पास तो उनका डेटा रहता ही है, तो पूरी तरीके से गुमनाम तो नहीं है। पहला तो असर्तन कर रहे हो। रीजन क्या है? वीपीएन उपयोगकर्ता वीपीएन सर्वर के बीच डेटा को इनक्रिप्ट करता है। ये तो बात सही लग रही है कि डेटा को एनक्रिप्ट करता है वीपीएन, सर्वर के बीच के डेटा को। हालांकि वीपीएन प्रदाता अभी भी उपयोगकर्ता की गतिविधि की निगरानी कर सकता है। देखो वही चीज लिखी है, तो इसका मतलब बी तो सही है। तो ए इज रॉन्ग एंड बी इज फॉल्स, मतलब असर्शन इज गलत है और रीजन इज ट्रू है। तो ए इज फॉल्स, मतलब कि ए इज द राइट आंसर हो गया। तो वीपीएन क्या है? एक सेकंड, हाँ, वीपीएन क्या है? एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, जो कि क्या है, डेटा को सर्वर के वीपीएन जो है सर्वर के बीच के डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और हम तक पहुंचाता है। तभी आपने देखा होगा कि अगर आप ऐसी कंट्री में जाएं जहाँ पे कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट्स बैन हो और दूसरी कंट्री में वो चीज़ ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या है, इंडिया में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइनली। बट अगर आप कहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे चाइना में, तो क्या होगा कि आपका यूट्यूब नहीं चलेगा, ठीक है, फेसबुक नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर उस कंट्री ने बैन लगाया हुआ। लेकिन वहाँ पे अगर आप वीपीएन यूज करेंगे तो आपका यूट्यूब चल जाएगा, क्योंकि वो एक सिक्योर्ड नेटवर्क है, एक प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है खुद का, ठीक है। तो वहाँ के नेटवर्क से नहीं, वो खुद के नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करके आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा देगा, ठीक। तो ये तो है वीपीएन, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, ठीक। अब नेटवर्क, जैसे कि नेटवर्क जो है, एक तो वीपीएन हो गया, और भी नेटवर्क है जैसे कि पैन। पैन का मतलब क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऐसी होता है लैन। लैन का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद होता है वैन। वैन का मतलब क्या हुआ? वाइड एरिया नेटवर्क। फिर उस एक होता है मैन। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ओके। तो ये सारे क्या हैं? ये भी नेटवर्क के टाइप हैं। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क में जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप मान लो कोई कंप्यूटर चला रहे हैं, या आप बहुत ही इजी वे, जैसे आप फ़ोन तो आप सबके पास है, तो फ़ोन में क्या करते हैं हम लोग, कोई कोई तो नॉर्मल लीड यूज करता है, ईयरफोन, और कोई कोई ब्लूटूथ के हेडफोन यूज करता है। तो वहाँ एक क्या नेटवर्क बन गया कि नहीं? फ़ोन कनेक्ट है किससे? आपके ब्लूटूथ डिवाइसेस से, ब्लूटूथ बड्स से। तो वो क्या है? एक तरीके का पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ओके। आप उससे फ़ोन करते हैं, फ़ोन से बात हो रही है, सॉन्ग का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो एक नेटवर्क बन गया। तो इसका मतलब वो क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है? जैसे कि कोई आप कोई संस्थान में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, एक जैसे कि कॉलेजेस में यूज किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ऐसे याद कर लें। फिर अगर पूरे सिटी की बात करी जाए तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन की बात आ जाएगी। पैन हो गया मैन। और वाइड एरिया नेटवर्क तो हम लोग सब यूज ही कर रहे हैं। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई लोग वहाँ पे बैठे हैं, मान लो यूपी में हम लोग, कोई एमपी में है, कोई राजस्थान में, कोई फ्लोरिडा में है, कोई कैलिफोर्निया में, कोई यूएसए में, कोई बहुत बहुत डिफरेंट जगह पे हैं, और सब यूज क्या कर रहे हैं? इंटरनेट। इसका मतलब वैन इज द वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि हम लोग इंटरनेट यूज में लेते हैं, ओके। अब इसके अलावा नेटवर्क में ये चीज़ तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, उनके एग्जाम्पल भी देख लिए। फिर नेटवर्क में टोपोलॉजी भी पूछी जाती है कि किस किस प्रकार के नेटवर्क बनते हैं, टोपोलॉजी उनकी क्या है। जैसे ज्योग्राफी हम लोग टोपोलॉजी पढ़ते हैं कि किस तरीके से नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, तो इसमें हम लोग ये पूछी जाती है टोपोलॉजी, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि एक मेन सेंट्रल हब बन जाएगा और उससे डिफरेंट टाइप ऑफ
सिस्टम जुड़ जाएंगे, मतलब एक स्टार की तरह। जैसे कि ये मेन हब है, मेन जो है सेंटर चैनल है, ठीक। अब सेंट्रल हब से क्या हुआ, नेटवर्क यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक, यहाँ पर चला गया, यहाँ पे चला गया। तो ये क्या है, एक प्रकार की स्टार टोपोलॉजी हो गई। ओके। और बस टोपोलॉजी में क्या है, बस टोपोलॉजी में जैसे कि आपने देखा होगा, हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, वैसे एग्जाम में स्टार टोपोलॉजी का ही यूज होता है अल्टीमेटली उनमें, क्योंकि एक के साथ कई टोपोलॉजी भी यूज हो सकती हैं। जैसे बस टोपोलॉजी में क्या है, एक सिस्टम से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद रिंग टोपोलॉजी में क्या है, एक दूसरे के साथ, ये इसके साथ और वो इसके साथ, फिर इसके साथ, मतलब ये वाला जो है वो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, फिर ऐसे ही ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, इस तरीके से कनेक्ट होते हैं रिंग में। फिर उसके बाद टोपोलॉजी होती है मैश। अब मैश टोपोलॉजी क्या है, मैश का मतलब है इन सारी टोपोलॉजी को मिक्स कर दें हम लोग, मैश कर दें। मैश मतलब का मतलब होता है एक तरीके से जाली नुमा, कि मान लो कोई भी कंप्यूटर है, ठीक, तो ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। फिर इसके अलावा अब ये एक का काम हो गया, एक हो गया, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड को अब हम देखेंगे, सेकंड में ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया और इससे कनेक्ट हो गया। ओके, सेकंड भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद तीसरा, ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। फिर चौथा, ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट। तो ये क्या है, मैश टोपोलॉजी है। फिर उसके बाद होता है ट्री। ट्री में क्या है, एक मेन सर्वर है, फिर उसने दो और सर्वर हैं उसके, फिर इसके साथ इनके सर्वर हैं डिफरेंट, एक तरीके से ट्री की तरह, ठीक। फिर ये कनेक्ट हो गए, ठीक, ये है ट्री। और फिर इनके साथ अगेन ये, फिर ये आज ये, ऐसे करके ट्री की तरीके से बनते चले गए। तो ये प्रकार की ये सारी हैं टोपोलॉजी, जैसे बस, स्टार, रिंग, मैश और ट्री। तो ये आपको याद रखनी है सारी टोपोलॉजी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके। बाकी नेटवर्क में यूज होने वाली चीजें हम लोगों ने देख ही ली, स्विच है, राउटर है और रिपीटर है, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं इंटरनेट चलाने में, ठीक। इंटरनेट में चलाने में, तो इंटरनेट में हम लोगों ने सबसे पहले देखा ब्राउज़र, तो ब्राउज़र के प्रकार देख लिए कि कौन कौन सी ब्राउज़र। तो ब्राउज़र का काम क्या है, इंटरनेट चलाने के लिए एक एप्लीकेशन है, ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उसके डिफरेंट टाइप हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं ब्राउज़र, मतलब सॉफ्टवेयर बनाती हैं, वो हम लोग चलाते हैं। फिर उसके बाद डोमेन कई प्रकार के मतलब डोमेन होते हैं, ठीक। फिर हम लोग देख लिया IS, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कई सारे होते हैं, ठीक। और उसके डोमेन नेम देने वाले भी कई लोग होते हैं। फिर रिपीटर, वो राउटर का हमने देख लिया, डेटा पैकेट को सही सर्वर पर पहुंचाना, मिनिमम रूट, मतलब कि सबसे बेस्ट रूट में डेटा को पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है राउटर का। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा मॉडम का यूज क्या होता है, मॉडम का यूज होता है नेटवर्क को कनेक्ट करना, इंटरनेट नेटवर्क को कनेक्ट करना सिस्टम में। फिर उसके अलावा रिपीटर यूज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी वाईफाई की रेंज कम है तो क्या करेंगे हम लोग, रिपीटर का यूज करेंगे, जिससे कि सिग्नल दूर तक जाए, ठीक, रिपीटर का यूज होता है। तो ऐसी ये चीज़ें चलती हैं। बाकी जब थ्योरी वाले लेक्चर में देखेंगे तब हम लोग कंसेप्चुअल क्लियरिटी बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है OCI मॉडल। तो OCI मॉडल, इन OCI मॉडल विच लेयर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग डेटा बिटवीन नेटवर्क, मतलब कि दो नेटवर्क के बीच में OCI मॉडल कौन सी लेयर में विभिन्न नेटवर्क के बीच में डेटा को रूट करने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है। तो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये कौन सा है, ट्रांसपोर्ट लेयर है पहली, क्योंकि हम लोग जानते हैं OCI मॉडल में टोटल कितनी 7 लेयर हैं, तो उसमें से ये कितनी 4 दी गई हुई हैं। तो इनमें से कौन सी लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर रूटिंग द डेटा बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क, मतलब कि जो दो नेटवर्क के बीच में
डेटा को रूट करने के लिए कौन सी जो है लेयर उत्तरदायी है। तो हम लोग जानते हैं ये है नेटवर्क लेयर, यानी कि बी नहीं नेटवर्क, ये इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा ओसीआई मॉडल के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, ओसीआई मॉडल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ओसीआई मॉडल क्या है, ओसीआई मॉडल में हम लोग जानते हैं 7 जो ओपन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। ओसीआई मॉडल यानी कि ओपन सिस्टम और इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन यानी कि दो नेटवर्क के बीच में कनेक्शन के लिए ये यूज होता है। और इसमें कितनी 7 लेयर रेफरेंस मॉडल है, ये 7 लेयर रेफरेंस मॉडल है। और ये जिसमें 7 लेयर कौन कौन सी हैं, अगर 7 लेयर के नाम भी पूछे जाते हैं तो 7 लेयर याद करने के लिए सबसे बड़ी चीज है, ये आप सेंटेंस याद रखें, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। ऑल पीपल जितने भी लोग हैं वो सीम्स टू नीड डाटा, सबको डाटा प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, सीम्स टू नीड चाहिए डाटा प्रोसेसिंग। तो इसमें अब पहले जो लेटर हैं ए पी एस टी एन डी और पी, अब इसका मतलब इन्हीं हिसाब से क्या हो जाएंगी, सारी लेयर्स के नाम हो जाए। जैसे कि पहली है एप्लीकेशन लेयर, ठीक, एप्लीकेशन लेयर। फिर है प्रेजेंटेशन, ओके। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद एस से है सेशन। फिर उसके बाद टी से है ट्रांसपोर्ट, ठीक। फिर उसके बाद एन से कौन सी है, एन से है नेटवर्क लेयर, फिर उसके बाद डी से है डाटा लिंक, और फिर पी से है फिजिकल, ठीक है। तो अब इनके यूज भी, इसका हमें लग रहा है इसका आंसर होगा नेटवर्क लेयर, ठीक है, क्योंकि दो नेटवर्क के बीच में डेटा रूटिंग के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है नेटवर्क लेयर, क्योंकि नेटवर्क लेयर का काम ही है ना डेटा लिंक करना, ठीक है, रूटिंग करना, ठीक। रूटिंग काम किसका है, नेटवर्क लेयर का। तो बी इसका ऑप्शन आप लोग टिक कर लेना, बी इज दी राइट आंसर है। ओके, बाकी एप्लीकेशन लेयर का क्या है, एप्लीकेशन का कार्य है यूजर इंटरफेस के लिए, यूजर के इंटरफेस के लिए है। बाकी प्रेजेंटेशन मतलब कि प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि किस प्रकार का फॉर्मेट और इंस्क्रिप्शन होगा, ओके, उसके लिए। फिर उसके बाद सेशन कंट्रोल करने के लिए। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर का एक्चुअल में काम क्या है, वो है कि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो रिलायबल हो, ठीक, रिलायबल डेटा ट्रांसफर के लिए है, ओके। उसके बाद नेटवर्क का काम तो रूटिंग है, सीधा रूटिंग के लिए कौन सा है, नेटवर्क लेयर, यानी कि बी ही ऑप्शन इसका सही है। फिर उसके बाद फिजिकल लेयर का काम क्या है, वही बिट्स एंड केबल्स के लिए फिजिकल लेयर, फिजिकली मतलब कौन सी केबल्स यूज होंगी, ये कुछ है, ठीक है। तो ये है हमारा ओसीआई मॉडल, और इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, ओके, ये जरूर याद रखना। फिर उसके अलावा ओसीआई मॉडल है, जैसे एक है टीसीपी आईपी मॉडल, ये भी मॉडल है, ये भी इंटरनेट, जो टीसीपी आईपी मॉडल है ये इंटरनेट का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल मॉडल है, और इसमें केवल कितनी लेयर होती हैं, 4, तो इसमें 7 लेयर होती हैं ओसीआई में। ओसीआई क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इसमें 7 लेयर हैं। लेकिन टीसीपी आईपी मोस्ट वाइडली यूज है ये मॉडल, और इसमें कितनी, केवल 4 लेयर हैं। इसमें केवल क्या क्या है, एप्लीकेशन लेयर है, ठीक, जो यूजर सर्विस, अब एप्लीकेशन लेयर है। फिर डेटा ट्रांसफर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर है। फिर
और पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी कौन सी है? इंटरनेट, इंटरनेट लेयर आईपी के लिए। फिर क्या है? इंटरनेट एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट, और चौथी लेयर है नेटवर्क एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस। ओके, तो ये चारों लेयरें हैं किसमें? टीसीपी आईपी मॉडल में। फिर एक है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है? हाइब्रिड में यूज किया जाता है टीसीपी और आईपी प्लस ओसीआई। तो इसका मतलब क्या हो गया? हाइब्रिड का मतलब दोनों को मिला के यूज किया जाएगा, ठीक है, टीसीपी आईटी। और ये भी बढ़िया है मॉडल। तो ये सारे मॉडल हैं, ये 3 प्रकार के मॉडल हैं। एक है हमारे टीसीपी आईपी, एक है ओसीआई और एक हाइब्रिड। हाइब्रिड में हम लोग दोनों यूज करते हैं, ठीक। और जो ओसीआई मॉडल है, जैसे कि ओसीआई मॉडल है और टीसीपी आईपी मॉडल है, इनमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है ओसीआई मॉडल में? एक तो लेयरिंग आपको याद रखनी कि 7 लेयर हैं, और जिसमें 3 जो लेयर हैं 1 2 3, ये तीनों लेयर हैं किसके लिए हैं? ये हार्डवेयर पर काम करती है, मतलब कि बाहर की जो फिजिकल चीज है, केबल और ये सब चीजों पे, तो हार्डवेयर के लिए हैं। और फिर 4 से जो 7 हैं लेयर हैं, वो क्या काम कर रही हैं? सॉफ्टवेयर वाली, मतलब कि जिन्हें टच फील नहीं कर पाएंगे, वो वाले काम हैं इसके। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ओसीआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, हाइब्रिड मॉडल। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ईमेल सेंडर व्हिच टाइप ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड इज primarily used to specify the authorized mail server for domain। तो डीएनएस रिकॉर्ड क्या है? एक प्रकार की इंटरनेट की हिस्ट्री। तो डीएनएस रिकॉर्ड क्या है? एक प्रकार से जो है डीएनएस रिकॉर्ड एक प्रकार से क्या एंट्री होती है? एंट्री, ठीक। एंट्री किसकी? जो डोमेन नेम जो है, डोमेन नेम क्या करता है? ये आईपी एड्रेस और मेल सर्वर को सेवाओं से जोड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ है? डीएनएस रिकॉर्ड क्या है? एक प्रकार का इंटरनेट, एक प्रकार की क्या है? इंटरनेट की फोन डायरी है, एक प्रकार की फोन डायरी है, ठीक, फोन डायरी है। तो अब इसमें पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये डीएनएस रिकॉर्ड दिए गए हैं और इसमें ये पूछा गया है कि जो वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी ऑफ ईमेल सेंडर, यानी कि ईमेल सेंडर के द्वारा जो भेजा गया है मेल, वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो इसके लिए कौन सा डीएनएस रिकॉर्ड यूज किया जाता है? ठीक, किसके लिए? ऑथेंटिसिटी बताने के लिए सेंडर की, कि जिसने मेल भेजा वो फेक तो नहीं मेल है, ठीक है, या कोई अटैक्ड तो नहीं है उस मेल में। तो उसके लिए जो है यूज किया जाता है, सबसे सिंपल है एमएक्स रिकॉर्ड या ट्रिपल ए रिकॉर्ड, नहीं 4A रिकॉर्ड या पीटीआर रिकॉर्ड या एसपीएफ, ये क्या है? ठीक है, तो एमएक्स रिकॉर्ड तो इसमें यूज किया जाता है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका सीधा एसपीएफ रिकॉर्ड, ठीक। एसपीएफ रिकॉर्ड यानी कि स्टोर एज ए टेक्स्ट रिकॉर्ड इज करेक्ट, ठीक। और इसका मतलब क्या है? ये सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी कि एसपीएफ का मतलब क्या है? सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब ये क्या बताता है? कि जो सेंडर ने सेंड किया है मेल, उसकी पॉलिसी का फ्रेमवर्क है। ये नाम से हम इस वजह से नाम बोल रहे हैं क्योंकि इससे नाम से ही पहचानना आना चाहिए कि यह बताता है कि कौन सा मेल सर्वर किसी डोमेन की ओर से ईमेल भेजने के लिए अधिकृत है, यानी कि कौन सा जो डोमेन है जिसका यूज किया है इस मेल को भेजने के लिए, ठीक है। तो इसमें यूज किया जाता है एसपीएफ रिकॉर्ड, यानी कि सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क का। ओके, और बाकी और भी रिकॉर्ड हैं, जैसे कि 4A रिकॉर्ड का काम क्या है? ये डोमेन
इसमें यूज कौन सा डोमेन किया जाता है? आईपी इंटरनेट, IPv4, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का यूज किया जाता है। ठीक। और MX रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो MX रिकॉर्ड में ये मेल सर्वर के बारे में बताता है, मेल के सर्वर के बारे में बताता है MX रिकॉर्ड। ठीक है। और बाकी PATR ये क्या करता है? रिवर्स लुकअप करता है, मतलब कि जैसे कि जिस डोमेन का काम क्या है? आपके URL को IP एक पर्टिकुलर एड्रेस देना। ठीक। अब इसका काम क्या है PTR का? मतलब कि ये रिवर्स प्रोसेस करता है कि IP कौन से डोमेन से आई है, ये एड्रेस कौन से डोमेन का है। ओके, तो ये PTR रिकॉर्ड का काम है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी IPv4 और IPv6 के बारे में हम लोग अभी जानते हैं। जैसे कि IPv6 है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक सेकेंड, डोमेन IPv6 है, IPv6 है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये क्या है? 128 बिट का। तो ये कितने बिट का होता है? 128 बिट का, सबसे पहला क्वेश्चन। बाकी ये क्या है? ये 128 बिट का है और ये 8 ग्रुप में रहता है। 8 ग्रुप का हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में ये IPv6 लिखा जाता है। ठीक है। और ये जो है एक हेक्साडेसिमल है, और प्लस इसमें हेक्साडेसिमल में क्या है? एक 0 से 9 तक अंक यूज हो सकते हैं, और उसके अलावा अल्फ़ाबेट A और F, A से F तक के यूज हो सकते हैं। और ये इसमें क्या है? ये बहुत ही फास्टर रूटिंग के लिए यूज किया जाता है, रूटिंग के लिए, फास्टर रूटिंग के लिए यूज किया जाता है। कौन सा? IPv6। ठीक। और इसमें एड्रेस जो है वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। और IPv4 की अगर बात करें, एक होता है IPv4, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसमें क्या है? ये 32 बिट है, 32 बिट का है। जैसे कि ये 128 बिट का है और ये जो है हमारा 32 बिट का है। और इसमें जो है 4 ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट। 4 ऑक्टेट का मतलब 1, 2, 3 और 4, 4 ऑक्टेट, और सारे एक डॉट से सेपरेट होते हैं। ठीक है। तो हर डॉट के बाद एक एक एक। और इसमें नंबर कितने यूज होते हैं? जैसे इसमें 0 से 9 और A से F तक के यूज हो सकते हैं, कोई भी। ओके। और इसमें केवल 0 से 255, 225 नहीं, 0 से 255, अरे यार, 0 से 255। ओके, इतने ही यूज होते हैं टोटल। तो अब इसका 32 बिट का है, 4 ऑक्टेट है, और 4 ऑक्टेट 8 चौको 32, 8 8 4, 8 8 बिट के 4। ठीक है, 32 हो गए। और ये डॉट से सेपरेट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और 0 से 255 तक के नंबर यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर IP एड्रेस में ये हो 132, 192, 230, 200, 200 प्लस 7, तो ये सही IP एड्रेस है। अगर इसमें यूज हो जाएगा 256 प्लस 3 प्लस 700, ये तो गलती हो गया ईजी में, और मान लो 190 प्लस 73, तो इसमें भी गलत हो गया क्योंकि ये 256 55 से ज़्यादा हो गया। या अगर इसमें ऐसे यूज हो जाए जैसे कि 73 और ये और 92, तब भी ये गलत हो गया। मतलब कि ये जो रूल फॉरवर्ड 4 ऑक्टेट और डॉट से, सिंगल डॉट से सेपरेट, और नंबर इसमें यूज होना चाहिए 0 से 255। ओके, ये IPv4 के लिए है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल कॉन्फ्रिंग एन ईमेल क्लाइंट सेंड मैसेज विच प्रोटोकॉल, मतलब कि ईमेल सेंड करने में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो हम लोग जानते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर द TLS, या SMTPS, यानी कि B इज द राइट आंसर। ओके,
तो बस अब इतना ही रखते हैं वीडियो, क्योंकि वीडियो हो गया है बहुत लंबा, 1 घंटे का, और क्वेश्चन हुए हैं 10। ओके, तो अब आगे क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ओवर। अब इसका मतलब क्या है? ये भेजने के लिए, सेंडिंग के लिए यूज होता है मेल को। ये डाउनलोड करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP तो सिंपल मेल ट्रांसफर, फिर ये सिक्योर्ड है बहुत, ठीक है। उसके बाद IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये सर्वर पर पढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं आपको बाकी आगे का वीडियो, क्योंकि 1 घंटा 23 सेकंड ये हो गया है। अब आगे के जो क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, या तो जल्दी जल्दी मैं कर दे रहा हूँ फिर, कि विच एल्गोरिथम हिस्टोरिकली यूज्ड बाय द फेसबुक फैक्टर एफिनिटी टू वेट एंड टाइम डिके टू रैंक द पोस्ट। अब इसमें कुछ नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फेसबुक जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो किस तरीके से किस तरीके का एल्गोरिथम यूज करता है टू रैंक द पोस्ट। मतलब किसी व्यक्ति ने अगर पोस्ट करी है तो उसको रैंक करने के लिए, रैंक मतलब कि जो टॉप पोजीशन पर पहुंचाने के लिए उसको किस तरीके से, कौन सा एल्गोरिथम यूज करता है। तो इसमें करता है ये एज रैंकिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा एज रैंकिंग, ए इज द राइट आंसर। तो फेसबुक जो है वो इस तरीके से क्या करता है, वीडियो को, कोई भी पोस्ट है, वीडियो है और फोटो है, उसको रैंक करने में इसका यूज करता है एज रैंक के द्वारा। अब एज रैंक में होता क्या है? वही है कि अगर एज रैंक है क्या? एज रैंक ये है एल्गोरिथम, मतलब कि एक तरीका है कि कौन सी पोस्ट ऊपर जाएगी। तो एल्गोरिथम है फेसबुक का, तो हर एप्लीकेशन की एक एल्गोरिथम होती है, जैसे कि अपने वीडियो को रैंक करने की, कि उन पे जो वीडियो डाल रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं लोग, तो वो किस तरीके से टॉप पोजीशन पे आए। जैसे यूट्यूब की एक एल्गोरिथम अलग है कि आपका वीडियो कैसे रैंक करेगा टॉप पोजीशन पे। तो इसमें वही 3 चीज़ें हैं, जैसे कि जो यूज़र है जिसने डाला है, और जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। और कंटेंट के टाइप को देखता है, फिर ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है। फिर कंटेंट टाइप को देखता है कि उसमें फोटो है, वीडियो है, स्टेटस है, क्या चीज़ है, टेक्स्ट है। और फिर टाइम डिले देखता है, टाइम डिके। अगर जैसे कि आज डाली तो वो रैंक करी, फिर कल से नीचे जाती जाएगी, मतलब पुरानी हो जाएगी, फिर वो नीचे चली जाएगी। तो इस तरीके से रैंक किया जाता है वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है वैलिड IPv4। ये अभी हमने बताया, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो ये क्या है? पहली बात तो ये स्लो होता है, और इसमें क्या है, 32 बिट का होता है, 8 बिट के 4 ऑक्टेट, ठीक, 1 2 3। अब इसमें नंबर 0 से 255, इतनी चीज़ याद रखनी है। अब इसमें देखो 256, ये गलत हो गया। फिर उसके बाद 92, 168, 1 300, ये भी गलत हो गया, 300 आ गया। 999 गलत हो गया, ये सही है। तो डी इज द राइट आंसर। उसके अलावा ये जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल की, ये इसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल का मतलब क्या है? अज्यूम दैट द नो नेटवर्क ट्रैफिक इज, हाँ ये सही है। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है इसके अलावा? जीरो ट्रस्ट रिक्वायर द कंटिन्यूस वेरिफिकेशन ऑफ ऑल यूजर रिगार्डिंग देयर लोकेशन। तो मतलब कि हमें लग रहा है इसमें दोनों असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू हैं। क्यों? क्योंकि जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हर बार वेरिफिकेशन करता है, ठीक है। तो हर बार वेरिफिकेशन करता है, और हर बार जो है OTP, जैसे कि एग्जाम्पल दिया था वही है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ये भी हम लोग अभी मेल के ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम लोगों ने देख लिया, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल सर्वर ईमेल पर प्राप्त करने के लिए हेतु प्रोटोकॉल, ईमेल डाउनलोड करने के लिए प्रोटोकॉल, मल्टीमीडिया के फॉर्मेट के लिए प्रोटोकॉल, और ये तो मल्टीमीडिया के लिए MMIE प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक, MMIE प्रोटोकॉल। और उसके अलावा अभी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये तीसरा। फिर उसके बाद IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये दूसरा। फिर SMTP, ये प्रोटोकॉल सेंडिंग द ईमेल। मतलब कि 1 2 3 4 हो गया, 1 2
3 4, यानी कि सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये अभी हमने पढ़ा था ईमेल का प्रोटोकॉल कि ये सेंड करने के लिए, ये एक्सेस करने के लिए, ये डाउनलोड करने के लिए, और ये मल्टीमीडिया को जो नहीं हम लोग कंपोज मेल करते हैं उसमें अटैचमेंट देते हैं ना मल्टीमीडिया का, तो उसके लिए ये होता है। ठीक है, MMI मतलब मल्टी पर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मतलब कि जो ऐड करते हैं मल्टीमीडिया उसके लिए। ठीक, तो सी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर अब ये है जैसे कि IPv4 नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इन IPv4 नेटवर्क। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन? इसका प्राइमरी रीजन क्या है कि IPv4 में NAT का यूज किया जाता है। NAT मतलब कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसका यूज किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं, इसका मतलब देख लेते हैं क्या है। टू इम्प्रूव द नेटवर्क सिक्योरिटी बाय एनक्रिप्टिंग द डेटा, टू फिर उसके बाद टू डायनेमिकली असाइन IP एड्रेस, टू डायनेमिकली असाइन IP एड्रेस टू डिवाइस, या टू कंजर्व पब्लिक IP एड्रेस बाय अलाउइंग मल्टीपर्पज डिवाइस टू शेयर पब्लिक IP। मतलब कि ये है NAT का काम क्या होता है कि जो मल्टीपल IP क्रिएट होती हैं नेटवर्क में, इसमें IPv4 में मल्टी IP, उसको एक पब्लिक IP में बदल देता है, इस वजह से इसका यूज किया जाता है। तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। उसके बाद SMTP का फुल फॉर्म ही पूछ लिया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद है HTTP4 एरर। अब एरर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कि कौन से एरर क्या कहलाएंगे। SMTP जैसे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में अगर 440 मतलब कौन सा है 404 एरर है, इसका मतलब क्या है कि द सर्वर इज ओवरलोडेड, एंड कैन नॉट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, या द वेब पेज इज टेम्पररी अनअवेलेबल, या रिक्वेस्ट सोर्स कुडंट बी प्रोसीड फाउंड ऑन द सर्वर। मतलब कि जो आपने रिक्वेस्ट करी है वो रिसोर्स आपके सर्वर पर अवेलेबल नहीं है, जिस सर्वर पर आप उसे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 404 एरर का मतलब क्या दिखाता है कि जो आपने रिक्वेस्ट करी है वो उस सर्वर पर अवेलेबल नहीं है, डू नॉट फाउंड ऑन द सर्वर 404। अब इसी तरीके से और भी एरर होते हैं, जैसे कि इसमें आएगा पेज नॉट फाउंड। फिर उसके अलावा एक होता है 500 जैसे कि 500, इसमें क्या होता है सर्वर एरर होता है। फिर उसके अलावा एक है 403 बहुत आता है, इसका मतलब क्या होता है फॉरबिडन। तो ये एक ये कुछ तरीके के एरर हैं जो कि सिग्निफाई करते हैं चीज़ों को। जैसे कि 404 क्या रिक्वेस्ट करता है कि सर्वर पर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, और 50 सर्वर एरर देता है, और 403 फॉरबिडन। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट couldn't be valid with respect to the ICMP का मतलब क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन ICMP के संबंध में मान्य नहीं हो सकता। तो निम्नलिखित में से कौन सा मान्य नहीं हो सकता, तो 6। अब 6 क्यों? क्योंकि और जो है ICMAP क्या है, ICMAP का मतलब क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, क्योंकि ये कंट्रोल करता है एरर रिपोर्टिंग, और ये नेटवर्क जो है उसको डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब क्योंकि टाइप 3 जो है, टाइप 3 का काम क्या है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल। तो इसमें क्या है, टाइप 3 का मतलब है डेस्टिनेशन अनरीचेबल। टाइप 5 का मतलब क्या है, जो है मैसेज रीडायरेक्ट मैसेज। और टाइप 11 का मतलब क्या है, टाइम एक्सीड। ठीक, तो रीडायरेक्ट मैसेज, और ये है डेस्टिनेशन अनरीचेबल। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन टाइप 6 नहीं होता है कुछ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द मेल सर्वर मेल टू द अदर मेल सर्वर इट बिकम एन
SMTP क्लाइंट, SMTP सर्वर, मास्टर और नन ऑफ द एबव। तो इसमें क्या हो जाएगा, SMTP क्लाइंट, जब मेल सर्वर सेंड द मेल टू द अदर मेल सर्वर, तो ये एक दूसरे क्लाइंट हो जाते हैं, SMTP क्लाइंट। यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, मतलब सेंड के लिए, तो ये सेंडिंग सर्वर क्लाइंट हो जाता है और रिसीविंग सर्वर क्या हो जाता है, जो है सर्वर हो जाता है। जैसे कि भेजने वाला हो जाता है क्लाइंट और प्राप्त करने वाला सर्वर हो जाता है। तो ये है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो उसको आम जनता के लिए कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था 1991 में। ओके, बाकी वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में अगर कुछ चीज़ें जाने तो 1989 में सबसे पहले टिम बर्नर्स ली, ठीक, ये इन्होंने प्रपोज किया था वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट। और सबसे पहले ये वेब सर्वर डेवलप कब किया गया था, ये किया था 1990 में और पब्लिक के लिए 1991 में। ओके, तो धन्यवाद। ठीक है, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो बताएं, कोई सजेशन हो तो बताएं।